नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको कुछ ही सेकंड में ऐसे पलक झपकूंगा और पूरा फाइनेंस कमीशन आपकी दिमाग में छाप दूंगा। ये वो वाले अफेयर नहीं है, तुम्हारा दिमाग वहीं चलता है। यही सवाल जब पेपर में आते हैं तो राष्ट्रपति का संसद और संसद का राष्ट्रपति हो जाता है। हम बहुत बड़ी भ्रांति में हैं। बहुत सारे नकली बच्चे सोच रहे होंगे मैं आपको देखने में बहुत लल्लू नजर आ रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीएस को लेकर एक बहुत दुविधा की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों को लगता है कि जीएस का पाठ्यक्रम बहुत विस्तारित है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस जीएस को अलग अलग खंडों में बांटकर पढ़ते हैं और हमारे पढ़ने का तरीका अलग है तो हम जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत अच्छे अंक भी जीएस में बच्चों ने गेन किए हैं जिनका पढ़ने का तरीका सही था। आज की इस कक्षा में मैं आपको सिखाऊंगा कि जीएस कैसे पढ़नी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ये तरीका जीएस पढ़ने का अपनाते हैं तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि जब आप ये वीडियो ख़त्म कर चुके होंगे उस वक्त जितना मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपकी नस नस में, छाती पे छप चुका होगा। मैं आपको देखने में बहुत लल्लू नज़र आ रहा हूँगा, लेकिन जब मेरे पढ़ाने का तरीका आप देखेंगे, जीएस में मेरी समझ को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि काश हम ऐसे जीएस क्यों नहीं पढ़ते। आज की क्लास में मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूँ जो कि भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से लिया गया है, फिनांस कमीशन, वित्त आयोग। अगर हम माइंड मैप के जरिए पढ़ें, बहुत सारे नकली बच्चे सोच रहे होंगे कि माइंड मैप क्या होता है। मुझे भी आज ही पता चला है। पढ़ने का तरीका, मुझे ये तरीका पहले से पता था, इसका नाम माइंड मैप होता है, ये आज पता चला। तो मैं उसी तरीके से आपको एक टॉपिक क्लियर करता हूँ। और मैं टॉपिक क्लियर नहीं करूँगा, आज हमारे देश में जितने बच्चे भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस आती है। आप सबको मालूम है कि जीएस का पाठ्यक्रम बड़ा है, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका सही हो तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। हमें अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है। जो आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर हम कोई ऐसी किताब जिसमें पॉइंटर फॉर्म में चीज़ें लिखी हैं पढ़ के ये समझते हैं, या हम किसी किताब में हाईलाइट करके चीज़ों को ये समझते हैं कि जीएस हमें आ गया, तो हम बहुत बड़ी भ्रांति में हैं। ये भ्रांति आज आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस कक्षा को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको कुछ ही सेकंड में ऐसे पलक झपकूंगा और पूरा फाइनेंस कमीशन आपकी दिमाग में छाप दूंगा। जब हम पढ़ने बैठे जीएस में, मान लेते हैं कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले अपने कॉपी के बीच में एक टॉपिक का नाम लिख दिया, फिनांस कमीशन, जिसको हिंदी में वित्तीय आयोग कहते हैं। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, भारतीय राज व्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि अगर मैं फिनांस कमीशन यानी वित्त आयोग पढ़ रहा हूं तो उसके इंट्रोडक्शन में पहली चीज ये है कि ये पार्ट 12 यानी भाग 12 में है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 280 में है। ना जाने कितनी बार इसी चीज पे सवाल आया है कि फिनांस कमीशन कहाँ है। तो फिनांस कमीशन भाग 12 और आर्टिकल 280 में। मैंने पहली चीज जानी कि फिनांस कमीशन कहाँ है। उसके बाद मैंने इसके इंट्रोडक्शन में जाना कि ये एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे यूपीएससी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके मायने बहुत ज़्यादा हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं सीख पाते। मैं जितनी काम की बातें बताऊंगा और जब सवाल करना सिखाऊंगा तब आप देखेंगे कि आपको सब कुछ समझ आ गया। हमने देखा भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित है। एक चीज हमने ये जानी कि भारत के राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। साथ के साथ मैं ये भी जान लूंगा कि यूजुअली अवधि 5 वर्ष होती है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसे पहले भी खत्म करके एक नया वित्त आयोग बना सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष यूजुअली इसकी अवधि होती है।
अब जब कोई फिनांस कमीशन बन रहा है, कोई आयोग बन रहा है, तो उसके अंदर कितने लोग होंगे ये हमें पता होना चाहिए, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा फिनांस कमीशन पहली बार कब बना था। तो हम कहते हैं कि पहली बार फिनांस कमीशन 1951 में बना था, और उस 51 में बने फिनांस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। सवाल जब भी पूछा जाता है, बहुत से बच्चे अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें। जरूरत नहीं है। अक्सर या तो पहला पूछा जाता है, या ये करंट में कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जाएगा। तो हमने कहा कि फिनांस कमीशन पहली बार 1951 में बना था, केसी नियोगी जी इसके अध्यक्ष थे। अब जो चल रहा है वो 15th फिनांस कमीशन चल रहा है, यानी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। अब कई लोग एनके सिंह ऑप्शन में, ऐसा हो सकता है यूपीएससी में, एसएससी में एनके सिंह सारे ही हों ऑप्शन में, किसी में नमन किशोर है, तो इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, नंद किशोर सिंह है एनके सिंह। ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ? नवंबर 2017 में। ये पहले ही कर दिया जाता है, और ये इनका टेन्योर रहेगा कब से कब तक? 2021 से 2022 तक, से लेकर के 2025 से 2026, इस बीच में 5 सालों के लिए ये इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि जब कोई आयोग बनता है तो उसके अंदर कौन कौन होते हैं। जैसे हम बार बार उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, चेयरमैन की बात कर रहे हैं। चेयरमैन के अलावा क्या है, तो टोटल 5 लोग होते हैं इसमें। जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, वैसे यहाँ 5 होते हैं। उस 5 में एक चेयरमैन है और 4 अलग अलग मेंबर्स हैं। यानी एक चेयरमैन और 4 अलग अलग मेंबर्स हैं। बहुत गहराई में जाएगा तो मेंबर्स के नाम भी पूछ सकता है, वो हम आगे जानेंगे। दूसरा इसका फीचर क्या है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी अर्ध न्यायिक है। यानी कि कोर्ट के कुछ डिसीजन या कुछ जगह लागू होते भी हैं रूल्स, और कुछ जगह नहीं भी होते हैं, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक कहा गया है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने वही चीजें ली हैं जो पूछी जाती हैं। अब क्या होगा, और मैंने इसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लिया, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में किताब लेके बैठा और मैंने सारी चीजें छाप दी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप जीएस में अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं और पढ़ने का ये तरीका रखते हैं, तो आप खुद देखेंगे जब मैं सवाल करा रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद, तो उत्तर आप दे रहे होंगे, मैं नहीं। ठीक है। इसके बाद अगर हम फीचर्स के बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, संसद ये डिसाइड करता है कि उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके फीचर्स में, कि एडवाइजरी रोल, रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग। जो सलाह दी जाती है फिनांस कमीशन के द्वारा, वो एडवाइजरी रोल है, नॉट बाइंडिंग। यानी ऐसा नहीं, प्रतिबद्ध नहीं है कि वो लागू होगी होगी, नॉट बाइंडिंग है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अभी अगर मैं इस पूरे को छुपा लूं तो ये कह सकता हूं कि मैं आज की क्लास में फिनांस कमीशन पढ़ा रहा हूं, वित्त आयोग, जो कि संविधान के भाग 12 से है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। पहला फिनांस कमीशन 1951 में बना था, जिसमें पहले अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। अभी 15वां कमीशन आयोग चल रहा है, जो 2017 में गठित हुआ, अभी 5 साल के लिए, 21 से ऑलमोस्ट 26 तक, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो नंद किशोर सिंह, एनके सिंह है। इतनी सी बातें हमने सुनी। हमने कहा इसके अंदर एक चेयरमैन है तो 4 और मेंबर्स हैं। हमने कहा इसका जो रोल होता है वो एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग है, और जो क्वालिफिकेशन है वो संसद द्वारा है। सोचिए मैंने इतनी चीजें लिखी, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतनी चीजें मैंने लिखी और मुझे भी याद हो गई, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी याद हो जाएंगी। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मैं कुछ एक पॉइंट और साफ शब्दों में दिखाता हूं आपको। ये तो मैंने लिखा कि जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन है, जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स में ये वो वाले अफेयर नहीं है, तुम्हारा दिमाग वहीं चलता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी तो फरवरी भी नहीं है, प्लेजर का महीना होता है, नहीं है। 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है, जिसमें एक जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, एक पर्सन जिसको फाइनेंस और अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, एक पर्सन जिसको फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान हो, एक पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, और अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन बाय पार्लियामेंट। ये मैंने कहा क्योंकि ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि क्या मेंबर्स की क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, तो लोग कह देंगे हाँ हाँ प्रेसिडेंट ही गठित करता है, तुक्के में गलती से उत्तर हो गया। नहीं, प्रेसिडेंट गठित करता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है?
पार्लियामेंट के द्वारा। टेन्योर में मैंने फिर लिखा हुआ है यूजुअली 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी इसको खत्म करके दोबारा बनाया जा सकता है। इतनी सी बात आपको समझ आई। यहाँ से एक चीज और पता चली, फिनांस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, हाई कोर्ट, ये 3-4 चीजों से मिलके हमारा पूरा फिनांस कमीशन बनता है। जब सवाल आएंगे तो मैं वापस आपको इस पेज पे लेके आऊंगा मित्रों। इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली रोल क्या है, तो हमने लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। यानी कि सेंटर स्टेट को जो गाइड देता है, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेसिकली, वो काम कौन करता है, वो फिनांस कमीशन करता है। यही वाली बात लिखी हुई है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को जो रिसोर्सेस हैं, स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के बीच में जो भी रिसोर्सेस या फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी डिसाइड कौन करता है, उसका इवैल्यूएशन भी कौन करता है, कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, वो भी फिनांस कमीशन करता है। या फिर अदर फाइनेंशियल मैटर्स रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट, या फिर राष्ट्रपति ने कोई और इनको मामला दे दिया फिनांस का, तो वो भी फिनांस कमीशन का काम है। एक हमने क्या लिखा है, रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल, यानी वही जो हमने कहा कि रीअपॉइंटमेंट भी हम दोबारा कर सकते हैं, उसके लिए भी फिनांस कमीशन में एलिजिबिलिटी है। यही चीज हिंदी में लिखी है कि आयोग के कर्तव्य क्या है, करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्स है या टैक्स से जो भी आय हुई है, इनकम हुई है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये फिनांस कमीशन का काम है। जो पीछे हिंदी में लिखा था वही इंग्लिश में लिखा था, वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। आपको पता है कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन आज इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। आयोग उनकी प्रक्रिया का निर्धारण करेगा और उनके कृत्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद कानून द्वारा उन्हें प्रदान करेगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, आप चाहो तो इसमें बस बेसिक बात आपने सीख ली, जो कि सवालों में काम आएगी, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद हमने कहा कि पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल कोर्ट की पावर के हिसाब से चीजें यहां होंगी। रिकमेंडेशन ऑफ द एफसी फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो भी ये रिकमेंडेशन देता है वो ओनली सलाह है, बाध्य नहीं है कि लागू होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 7th पे कमीशन ने एक मेजर डिपार्चर बाय रिकमेंडिंग एंड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द स्टेट फ्रॉम 20% टू 40%। यानी 7वां जो कमीशन था उसने क्या किया था, स्टेट के हिस्से को 20% से 40% किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, 15th फाइनेंस कमीशन विच फिक्स द शेयर ऑफ स्टेट एट 41% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस एंड इनकम टैक्स। उन्होंने इसको क्या कर दिया, 41% फिक्स कर दिया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, इसको 41% फिक्स कर दिया। अभी जो चल रहा है फाइनेंस कमीशन वो 15वां है, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है, जो 2017 में बना था। मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन कौन कौन है, ये मैंने आपको कहा था कि हम जानना चाहें तो जान सकते हैं। अजय नारायण झा, अशोक लहरी, अनूप सिंह, ये फुल टाइम मेंबर्स हैं। ये क्या है, फुल टाइम मेंबर्स हैं। तो हम इसको AAA करके याद कर सकते हैं कि तीनों बंदों का ही नाम ए से है, तीनों बंदों का नाम ए से है। तो हमें AAA जो मेंबर हैं इसके, वो क्या है, परमानेंट मेंबर हैं। और रमेश चंद जो है वो अंशकालिक सदस्य हैं, यानी ये बीच बीच में चेंज भी हो सकते हैं, टेम्परेरी है। अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाना चाहता हूं जो सवाल पेपर में पूछे गए हैं रिसेंटली। आप खुद देखिएगा, अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, आपने देखा मैंने 5-7 मिनट का ज्ञान दिया है, और उस 5-7 मिनट के ज्ञान पे सवाल कैसे कैसे पेपर में आए हैं। MTS 2021 में सवाल आया कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। आंख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। सब कुछ तो दे दिया, आर्टिकल 280 बता दिया, फिनांस कमीशन बोल दिया, कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। मुश्किल हुई क्या, माइक्रो सेकंड में आंसर बता सकते थे। ये आप देख रहे हैं CGL 2022 मेंस में सवाल पूछा है, जो अभी कल परसों हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 के तहत क्या बनाया गया है, बिना ऑप्शन के मैं कह सकता हूं फिनांस कमीशन बनाया गया है। क्या तकलीफ हो रही है इसमें बताने में, नहीं, आपको याद हो गया। UPSC प्री में एक सवाल आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्या है, द कमीशन कंप्राइजेज ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, होते हैं, एक चेयरमैन 4 मेंबर्स। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमाइन बाय द लॉ द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ये बिल्कुल सही है, संसद ही क्या करता है, क्वालिफिकेशन बताता है। अभी हमने पढ़ा ये स्टेटमेंट।
ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ये बात भी सही है। जब 3 स्टेटमेंट सही है तो चौथा ही गलत होगा। चौथा कह रहा है ऑल द मेंबर्स हैव टू बी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। मैंने क्या कहा? ऐसा नहीं है। एक हाई कोर्ट का जज भी है, फाइनेंशियल मैटर्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हमने देखा था ना पीछे जो पॉइंट थे। याद करो, भूल गए इतनी जल्दी दोस्त? ऐसे कैसे चलेगा? ये याद करो, ये मैंने 4 पॉइंट बताए थे। कहीं मैंने ऐसा लिखा है कि केवल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल से ही बंदे लेंगे? नहीं लिखा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने का तरीका बताना चाहता हूँ कि अगर हम इतने शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख के चीज़ें याद करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं सवालों पे, तो शायद किसी को भी जीएस समझ में आ सकती है, सिखाई जा सकती है। आगे आने वाले वक्त में अगर फिनांस कमीशन पे सवाल आता है तो मित्रों, ये मार्गदर्शक आपका गलत नहीं होने देगा, ये याद रखना। मैंने कहा 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया? तो आपको भी पता है कि यूजुअली 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है और यहाँ भी 5 साल की अवधि के लिए किया गया है। ये सवाल भी पेपर में आया। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद किसके तहत करता है राष्ट्रपति? तो आर्टिकल 280 के तहत करता है। ये सवाल पेपर में आ रहे हैं टुच्चे। तो अगर हम पूरे जीएस को इस तरीके से पढ़ें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सके अच्छे नंबर लाने से। कम हम वो चीजें तो सही कर पाए जो सब लोग कर रहे हैं। हम 25 में 22 सवाल तो सही कर पाए। मैं मान रहा हूं कि 3 सवाल ऐसा पूछ लेगा कि नेपाल में या स्विट्जरलैंड में एक महिला को कई शादियां करना क्यों जरूरी है। 1-2 ऐसे सवाल पूछ लेगा दूसरे देशों से, लेकिन जो हमारे देश से पूछे जा रहे हैं वो तो हमारे सही हों कम से कम। वित्त आयोग क्या है? आंख बंद करके कह सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनांस कमीशन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। काम ही इसका यही है कि स्टेट और सेंटर के बीच में इसकी सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ओनली एडवाइजरी, नॉट बाइंडिंग, बाध्य नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। सही बात है, केवल सलाहकारी है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, हर 5 साल में ऐसा कौन सा निकाय है जिसको राष्ट्रपति गठित करता है? तो वो एक ही निकाय है, वित्त आयोग। क्या हम ऐसा सवाल नहीं कर सकते इतना पढ़ने के बाद? निम्नलिखित में से कौन उन योग्यताओं को निर्धारित करता है जो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होंगी? ये बहुत कमाल का सवाल मैंने पूछा। इन्होंने कहा कौन उन योग्यताओं को निर्धारित करता है। गलती क्या करेंगे? फिर राष्ट्रपति कर देंगे। वित्त आयोग देखा, राष्ट्रपति गठित करता है, लेकिन योग्यताएं कौन बताता है? संसद बताता है। बात आई, समझ नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के बारे में गलत है? गलत कौन सा? यह उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान करने को नियंत्रित करते हैं। यह एक राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने और राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देता है। ये बिल्कुल हमने कहा था, अभी पढ़ाया था, म्यूनिसिपालिटी और वो सब बताया था, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, सही है ये भी। यह ब्याज दरें निर्धारित करता है जो उधार लेने की लागत और बचत पर वापसी निर्धारित करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे हेल्प जाएगी, इसका नियंत्रण भी यही करता है। नहीं, गलत कौन सा है ये? 3 मुझे पता है, सही है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं। ब्याज दरें आपने कहीं पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए उधार लेने पर, लोन लेने पर और वापसी पर? ये कहीं आपने पढ़ा वित्त आयोग में? ये कहीं वित्त आयोग में है ही नहीं, यही गलत है, कुछ बचा ही नहीं। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग का गठन किया गया। तो आप मुझे बताइए कि मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया, जैसे मैं मानता हूं कि जीएस आज बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम पढ़ने के बाद भी इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम क्या करते हैं, इन सवालों को देखते हैं, इनके उत्तर देखते हैं और रट लेते हैं। यही सवाल जब पेपर में आते हैं तो राष्ट्रपति का संसद और संसद का राष्ट्रपति हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सिखाना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप उस टॉपिक को ठीक तरीके से किताब से पढ़िए। उसके बाद आप एक इस तरीके का माइंड मैप बना लीजिए। इसको माइंड मैप कहते हैं दोस्तों। ये एक इस तरीके का माइंड मैप बना लीजिए कि आपने जो जो चीजें पढ़ी, मैं कहता हूँ देख कर ही बना लीजिए।
अलग से नहीं बनाना, देखकर बना लीजिए आप पूरा माइंड मैप। आपने बना लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे ही आप माइंड मैप बना लेंगे आपको 80% चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिसका माइंड मैप बनाया है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। 8-10 सवाल देखिए उस टॉपिक पे, तमाम बुक्स अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, उस पर फिर प्रैक्टिस करिए। तो चाहे वो आईएएस में कोई सवाल पूछा गया, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया, जब आप वो सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, मान लेते हैं आपने 15 सवाल करे और 2 गलत भी हो गए, तो जब आप उनके सॉल्यूशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं यहाँ पे ऐसा समझ रहा था और इसलिए मुझसे ये गलती हुई है, जब आप वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यानी अगर जीएस पढ़ने का तरीका बदल दिया जाए तो हम जीएस के अंदर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जहां हम एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम यूपीएससी का भी देने जा रहे हैं तो हम उतने सवाल सही कर सकते हैं जितना कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरी है। अब हम सोचें कि यूपीएससी में भी 100% करना है, क्यों करना है, वहां तो कट ऑफ ही 55-60% जा रही है, तो वहां हम उतना परफॉर्म करेंगे। और कोई भी बच्चा देखिए जो 55% लेके आ रहा है, तो यानी जिसने वो तैयारी की है उसके समक्ष और भी बच्चे उतनी तैयारी करके 54-53 ला रहे हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कैसे होगा, 100% थोड़ी करना है कहीं भी। जीएस के अंदर अगर 25 में मैं 22 सवाल कर लेता हूँ, मेरी तैयारी इतनी है, इस चक्कर में हम तैयारी शुरू ही नहीं करते। हमें लगता है मेरे से जीएस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? अगर कोई दूसरा बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी अपने पढ़ने का तरीका बदल सकता हूँ। आप बताइए, जो मैंने तरीका आपको बताया, कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ आपको मैं कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स के भी वीडियोज बना के दिखाऊं, कुछ ज्योग्राफी के भी वीडियो बना के दिखाऊं। आप देखें कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने जब लास्ट टाइम ये एग्जाम दिया था तब मैंने 175 स्कोर किया था। मैं जीएस के अंदर भी 37.5 मार्क्स लेके आया था। और मैं ये मानता हूं कि जो मैंने जीएस 2012 में पढ़ी थी वो आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका लिख कर ही था। उस वक्त भी मैं लिखता था, नोट्स बनाता था और फिर प्रैक्टिस करता था। तो मैंने कम चीजें पढ़ी लेकिन वो मेरे दिमाग में छप गई। मुझे आज भी याद है कि धातु धारावाड़ में मिलती है, धैप और धातु, धैप और धारावाड़। ज्योग्राफी का सवाल बता रहा हूँ। यानी चीजों को अगर इस तरीके से लिंक करके याद किया जाएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे अभी सवाल आ जाए 3 मेंबर्स का जो परमानेंट है, तो मुझे पता है ट्रिपल ए से, एक टेम्परेरी है, वो नहीं है ऐसे। तो जब हम इस तरीके का लिंकिंग मेथड याद करने के लिए यूज करते हैं और माइंड मैप समझने के लिए चीज़ों को यूज करते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एक बार बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, पढ़ के कैसा लगा। आप सब जानते हैं कि मैं राजेश शुक्ला, आपका मित्र और मार्गदर्शक, अभिनय मैथ्स ऐप पर पढ़ाता हूँ, जीएस पढ़ा रहा हूँ लगातार। आप जिस तरीके से देखते हैं मैथ्स के अंदर 88 डेज वीडियो कोर्स आपने पढ़ा है, उस तरीके से मैं जीएस के लिए भी 88 डेज वीडियो कोर्स लेकर आया हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं और आप देखेंगे उस कोर्स में भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे। हर टॉपर उसको रिकमेंड करता है, मैथ्स को जीएस को भी आप वो तरीके देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जीएस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पूरे पाठ्यक्रम को मैंने कम शब्दों में बांधने की कोशिश की। नमस्कार मित्रों।